चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर। सबसे पहले समझना है, पिछले क्लास में समझाए थे 647 ईस्वी में एक बहुत बड़ी घटना हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 100 वर्षों तक बिहार एकदम अशांत रहा। छोटे छोटे क्षेत्रों में कभी नेपाल का शासक, कभी कोई शासक आक्रमण करते रहा। व्यवस्थित रूप से 750 ईस्वी में बिहार के क्षेत्र में पाल वंश की स्थापना हुई। और इसमें ध्यान देना है, बात की क्लास में बढ़िया से समझें। इसमें बिहार में आपको पहले समझना है कि ये बिहार का मानचित्र हम लोग देखें, और इस बिहार के मानचित्र में आपका जहां पे मेन स्थापना है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखो, ये जो पूरे क्षेत्र देख रहे हो इसको हम लोग मिथिला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो पूरा मिथिला का क्षेत्र, पूरा मगध का क्षेत्र और इसी से रिलेटेड थोड़ा बंगाल का क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र पर एक व्यक्ति ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और इसी व्यक्ति का नाम था गोपाल। और इसीलिए गोपाल को हम लोग पाल वंश का संस्थापक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब किया? 750 ईस्वी में। तो 750 ईस्वी ने इसने मिथिला का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र और कुछ बंगाल के क्षेत्र, बंगाल में पूर्वी की पश्चिमी, इन क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया। अब चूंकि इन क्षेत्र पर अधिकार किया तो इसको लगा कि हम अपना राजधानी कहां बनाएं। तो इसने देखा कि जो ठीक बीच में राजधानी रहना थोड़ा उचित होता है, जब इच्छा करेगा उतना ही ऊपर उतना ही इधर रहे। और वह उसका लगभग ठीक बीच बिहार के बिहार शरीफ क्षेत्र पड़ रहा था, और इसीलिए ये बिहार शरीफ में ही गोपाल ने अपनी राजधानी बनाया। और बिहार शरीफ का उस समय नाम ओदंतपुरी है, और इसीलिए इसकी राजधानी कहां है? ओदंतपुरी में। ओदंतपुरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि इसने दो काम किया। एक तो ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किया। ओदंतपुरी बिहार का मतलब है वही बिहार शरीफ में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसने बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए एक पूरे बिहार वहां मकान जैसा स्ट्रक्चर बनाया। वही कई बिहार होने के कारण मध्यकाल में पहली बार देखोगे तबकाते नासरी में इस क्षेत्र का नाम बिहार मिलता है। इसके पहले बिहार अभी कहीं नाम नहीं है। इस समय ज्यादा बिहार बना है पाल काल में, इसीलिए बाद में इसका नाम बिहार से अपभ्रंश में बिहार हो। तो हम लोग देखेंगे मध्यकाल में बिहार नाम मिलेगा, अभी बिहार नाम नहीं है, और यही बिहार शरीफ इसका मेन सेंटर रहा। दूसरी बात, ओदंतपुरी में ही इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अब आपसे पूछा जाए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां स्थित? बिहार के बिहार शरीफ में। अभी इसका कोई अवशेष नहीं है, ये नालंदा विश्वविद्यालय से अलग है। इसके पहले कुलपति ज्ञानश्री थे। तो पहले आपके कुलपति भी कभी कोई पूछता है कि बताओ ओदंतपुरी के पहले कुलपति कौन थे? ज्ञानश्री। अब ध्यान दीजिए, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, ओदंतपुरी बिहार की स्थापना, और इन क्षेत्रों में गोपाल का क्षेत्र प्रारंभ होता है 8वीं शताब्दी में। लगभग 400 वर्षों तक ये पाल वंश चलता है, 750 ईस्वी से लेकर लगभग 1150 ईस्वी तक। यानी पाल वंश हमारा 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये बिहार में स्पेशल शासन होता है। अब यहां पर पाल के लास्ट होते होते इधर बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ तो चाहे वो ओदंतपुरी बिहार हो, चाहे रास्ते में नालंदा विश्वविद्यालय हो, उसने सबको तहस नहस किया, तोड़ना प्रारंभ किया। अब बताओ, जब तोड़ना प्रारंभ किया तो जितने विद्वान लोग थे वो सोचे कि किधर भागे, पूर्व भागे कि उत्तर भागे। जब तोड़ रहा है तो किधर भाग? तो उन लोग देखा कि बख्तियार खिलजी का मूड आगे की ओर है, बंगाल की ओर है। तो देखा कि इधर भागेंगे तो फिर भागना पड़ेगा, इसीलिए बख्तियार खिलजी इधर भाग रहा है तो हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाए। और सब लोग जो विद्वान लोग थे अपना बोरिया बिस्तर समेट के ऊपर भाग गए। और यही ऊपर का जो क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ विद्वानों का एक समूह गए, नई भाषा यहाँ प्रारंभ हुआ, और वही विद्वानों के समूह में एक नया वंश प्रारंभ हुआ जिसका नाम कर्नाट वंश। देखो, कर्नाट बिहार का एक लोकल वंश। कर्नाट का क्षेत्र केवल बिहार का तिरहुत क्षेत्र है, हल्का नेपाल का क्षेत्र है। कर्नाट वंश का क्षेत्र में कभी बंगाल नहीं आया। और इसी समय जब पाल लास्ट होने को है तो बंगाल के क्षेत्र में सेन डायनेस्टी, तो देखिए लगभग पैरेलल में चल रहा है। ऊपर में कौन है? कर्नाट। कर्नाट में आप देखोगे कि इस समय थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा डेवलपमेंट होगा, कारण कर्नाट वंश की स्थापना का कारण ही बख्तियार खिलजी का आक्रमण है। बाद में बख्तियार यहां भी आएंगे, देखोगे फिर वहां का क्या होगा। फिर यहां लास्ट कर्नाट किससे होगा? जब उधर तुगलक वंश स्थापित हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय तुमको मेडाइवल में पढ़ना है, वह इस क्षेत्र को जीत करके अपना टकसाल स्थापित किया कि हम यहीं सिक्का ढालेंगे, तब बिहार पर कब्जा होगा। तो उस समय गयासुद्दीन तुगलक के समय कर्नाट वंश फिर फाइनली समाप्त हो जाएगा, और यह जो मिथिला का क्षेत्र है, तिरहुत क्षेत्र है, ये कंप्लीट तुगलक के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। फिर भी गयासुद्दीन तुगलक नीचे के क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया। नीचे की कहानी फिर आगे जब मेडाइवल का मुस्लिम फेज चलेगा तो उनकी कहानी दिलचस्प चलेगी। तो अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ इन पूरे क्षेत्र पर कौन थे? पाल। अब देखिए, पाल वंश में गोपाल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक है धर्मपाल। धर्मपाल, पहले तो नाम ध्यान रखो, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। ये चार का नाम सभी बच्चे को एकदम क्लियर चाहिए पाल डायनेस्टी में। फिर उनकी कहानियों पर आपको ध्यान रखना है, दिमाग में पहले बैठा हो सब कोई। जब हम कहें कि पाल, तो कहना कि पाल का अर्थ रक्षक होता है। आपको कभी अर्थ भी पूछ देता है, सब छोटे एग्जाम में से सिक्का पैसा नहीं, सब पाल डायनेस्टी पढ़ लेगा और कहेगा पाल का अर्थ होता है। तो पाल माने क्या होता है? हमारे पालने वाले हैं, हमारे रक्षा करने वाले हैं। तो पाल का अर्थ क्या होता है? रक्षक। मन में बैठाओ, अगर हम कहें कि पालो, पाल, तो क्या पाल? गाय पाल की भैंस पाल, तो गाय पाल, इसलिए गोपाल। तो जब हम कहेंगे पाल तो क्या पाल? गाय पाल। क्यों? क्योंकि धर्म का काम है धर्मपाल। क्यों? क्योंकि गाय को देवता समान मानते हैं, देवपाल। मट्ठा उठा भी बहाता है उसके दूध से, महिपाल। चार नाम तो हम समझते हैं कि एकदम दिमाग में बैठ गया सबका। पहला नंबर बोल, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। अब इनकी कहानियों को थोड़ा तेजी में हम लोग सुनेंगे। अब देखिए दूसरे प्रसंग की ओर हम चल रहे हैं। तो अब पाल वंश के दूसरे शासक का नाम आप सभी बच्चे को क्लियर हो गया कि इसका नाम क्या है? धर्मपाल। सुनते जाना ठीक से। धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट अब क्यों है, इस बात को सुनिए। धर्मपाल पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे बिहार का क्षेत्र जीत गया और बंगाल के भी पूर्वी क्षेत्र पर अधिक विजय प्राप्त किया। देखते देखते बांग्लादेश तक जीता। यानी धर्मपाल के समय क्षेत्र काफी बढ़ गया, बांग्लादेश तक का क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है कि पाल डायनेस्टी में 3 विश्वविद्यालय बने। एक विश्वविद्यालय अभी आपने पढ़ा ओदंतपुरी, दूसरा विक्रमशिला और तीसरा सोमपुरी। और सोमपुरी कहां है? बांग्लादेश में है, और इसलिए बांग्लादेश में भी सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल डायनेस्टी के समय। तो बांग्लादेश भी इसके अधिकार क्षेत्र में है। धर्मपाल इतना ही नहीं, इस समय मेन सेंटर चल रहा था कन्नौज। कन्नौज पर आयुध वंश थे, और आपको याद है कि दो भाई लड़ रहे थे, एक का नाम इंदिरा युद्ध और एक चक्रा युद्ध। तो इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध दो भाई लड़ रहे थे, और धर्मपाल किसका सपोर्ट किया? चक्रा युद्ध का। और इंदिरा युद्ध को हटा के इसने चक्रा युद्ध को वहां का हेड बनाया। और सोचो कि बिहार से होते हुए एक यूपी के कन्नौज तक का हिस्सा जीता।
उसके बाद कन्नौज में एक मीटिंग बुलाया, सब राजा को बुलाया कि आइए मीटिंग करते हैं, और उसका नाम सभा का क्या था? कन्नौज। जल्दी बोलिए। दो चीज आपको बताए थे कि एक तो कन्नौज महासभा का नाम होगा तो हर्षवर्धन हो जाए, लेकिन कन्नौज दरबार का नाम होगा तो धर्मपाल होगा, और उस धर्मपाल ने कन्नौज दरबार में अपने आप को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि लिया कि उत्तर भारत के हम राजा। अब दूसरा लोग कैसे देख सकते थे? इस समय जिस समय पाल इधर है उसी समय मध्य के प्रदेश के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में यहाँ थे प्रतिहार और नीचे थे राष्ट्रकूट, और तीनों ने ही कन्नौज के लिए संघर्ष किया, और इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहां के लिए था? कन्नौज के लिए। किसके किसके बीच था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में। पहला पाल राजा कौन था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? धर्मपाल। इतना क्लियर? धर्मपाल ने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बिहार के अंग क्षेत्र में बनाया, जिसको भागलपुर हम लोग कहते हैं, और उसी का नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल। धर्मपाल इतना ही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय के देखभाल के लिए भी इसने 200 गांव को दान दी। तो सोचो, नालंदा यूनिवर्सिटी पर भी इसने ध्यान दिया, खुद विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में हीनयान की महायान, तो वज्रयान से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा किससे संबंधित है? हीनयान की महायान। हीनयान से संबंधित, महायान में तो बुद्ध भगवान है, तो उसमें किताब का क्या काम? हीनयान में बुद्ध के लिए किताब है, क्योंकि उनकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और नालंदा हीनयान का रहा और विक्रमशिला वज्रयान का रहा। वज्रयान में तंत्र मंत्र जादू टोना थोड़ा ज्यादा चलते थे। अब ध्यान दीजिए, धर्मपाल के बाद अगला नंबर हम लोग देखिए देवपाल। अब देवपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, इसने भी प्रारंभ में कन्नौज को जीता, लेकिन देवपाल के लास्ट होते होते स्थिति थोड़ी खराब हो गई। क्या खराब हुई? तो प्रतिहार का एक राजा था मिहिर भोज, और मिहिर भोज कन्नौज पर ही केवल नहीं बिहार के कुछ क्षेत्र तक जीता, और इसने इसको हराया। किसको? देवपाल। अब देवपाल का देखो हार है, कन्नौज भी गया और बिहार के किनारे का क्षेत्र भी कब्जा कर लिया। किसने? मिहिर भोज ने। और बिहार के किनारे का क्षेत्र जहां वो जीता वहां भोज किला बनाया, और बिहार में वही क्षेत्र आज भोजपुर कहलाता है। भोजपुर नाम सुने हो ना? तो भोजपुर का नाम ही है, वो मिहिर भोज ने उस क्षेत्र को जीता। मिहिर भोज का क्षेत्र जनरली सोचो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, और वह व्यक्ति बिहार तक पहुंचा हुआ है। किसके समय? देवपाल के समय, और इसीलिए वह क्षेत्र का स्पेशल नाम हम लोग क्या दिए? भोजपुर। अब ध्यान दीजिए, देवपाल के समय अब हम लोगों ने देखा कि वहां पर स्थिति हुआ कि इस क्षेत्र में कब्जा हो गया, लेकिन अब इसके पास एक चिंता आई कि किनारे बॉर्डर तक भोजपुर तक मिहिर भोज पहुंचा हुआ है, तो हमारी राजधानी कहां है? तो राजधानी चल रही थी कहां? बिहार शरीफ, उदंतपुरी। तो इस सोच रहा है कि राजधानी को थोड़ा और आगे ट्रांसफर करना ठीक हो, क्योंकि अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वहां पर हमला होने से हम लोग को दिक्कत हो। तो इसने क्या किया? अपनी राजधानी को बिहार शरीफ से आगे बढ़ा के मुंगेर ट्रांसफर किया। तो ये देखो, मुंगेर बिहार स्पेशल का एक इंपॉर्टेंट थीम। दो शासकों ने अपनी राजधानी को मुंगेर लाया। एक आपको आगे मॉडर्न में पढ़ोगे मीर कासिम। मीर कासिम ने भी मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर लाया, और दूसरा पढ़ रहे हो किसको? देवपाल। देवपाल ने भी अपनी राजधानी को कहां से? उदंतपुरी से मुंगेर ट्रांसफर किया। क्वेश्चन आएगा, पहली बार मुंगेर को राजधानी बनाया चॉइस ए मीर कासिम हो, तो क्या पहली बार है वो? नहीं, पहली बार मुंगेर को राजधानी कौन बनाया? देवपाल। देवपाल के समय एक नया चीज हुआ, दो भाई थे, धीमन और बिटपाल, और धीमन और बिटपाल ने मूर्ति निर्माण के लिए एक नई शैली को डेवलप किया, जिसको पाल शैली कहते हैं, और यही पाल कला के नाम से जाना जाता है, जो 68वीं बीपीएससी के मेंस में आउट क्वेश्चन। पाल कला मेंस में पहले से आउट है, 38 नंबर का है। आज बीपीएससी के सब बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल एग्जाम हो, हिस्ट्री ऑप्शनल में जितने भी क्लास 1 बच्चे आए मिले, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में उन लोग का प्रश्न एकदम आसान जो कहते हैं, झूठ मूठ कई लोग जो है ना, मकान गिर जाएगा, छत गिर जाएगा, मर जाएगा, इस वाला भी कई लोग रहता है। पढ़ा के हमने सिंध कर दिया। कई लोग गेस क्वेश्चन दीजिए सर, गेस क्वेश्चन दीजिए सर, 2 दिन कर दिया सर, हमने जान के उसको मत आया, कारण गेस क्वेश्चन का मतलब होता है फिर सब पूरा पढ़ा हुआ बच्चे छोड़ के सिर्फ उस पर केंद्रित हो जाते हैं, और गेस तो गेस ही होता है, गेस तो गेस ही है ना, उसमें पूरी चांस होती है आएगा भी नहीं भी आएगा। पैटर्न इस बार बदला था कि फर्स्ट क्वेश्चन बनाना अनिवार्य। हम देखिए कि अगर गेस करते हैं तो हो सकता है तो नीचे में आया पहला जो उनको बनाना है उसमें उनका क्वेश्चन आए, तो फिर कहेगा कि जी सब पढ़ा दिया था सर, गेस जो किया वही से डूब गए। तो उससे बढ़िया कई जगह मौन धारण नहीं करना पड़ता है, बच्चे चिल्लाते रहे कोई बात नहीं, बच्चे परीक्षा देंगे उसके बाद खुद कहेगा कि बेकार चिल्ला रहे थे। बैठ के तुम झूठ मूठ के हाइपोथेटिकल चिंतन में रहेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा वहां पर दिन का था, अब जो बच्चे क्लास परीक्षा दिए तो वो परीक्षा देने के बाद अब विश्लेषण से पूछेंगे, कहेगा कि ना सर एकदम सही, क्योंकि उनके प्रश्न एकदम आसान, प्रथम विश्व के कारण परिणाम वर्ल्ड में एकदम आसान जर्मन का पढ़ाया कि एकदम सीधा सीधा फंसाओ, जो उनका था वर्ल्ड में भी पढ़ा हुआ, मॉडर्न में भी ज्यादा परेशान था, तो मॉडर्न में भी ब्रिटिश आर्थिक नीति भर पेट पढ़ाया हुआ, इस साइड में भी एंशिएंट में एकदम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, एकदम जो आसान प्रश्न है वो अभी भी कई बच्चे सिंपल जो पढ़ा है खाली पीटी लिखने में सक्षम था, मेंस में तो काफी गहराई से चल, तो उसमें मिला जुला करके सारे बच्चे जो क्लास में थे वो कर लिए होंगे, लेकिन कर किए कौन होंगे? जो किसी माध्यम से उनको मिला होगा तो पढ़े होंगे, क्योंकि कई जगह क्लास नहीं हुआ तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो डाला। अब कुछ लड़का होता है रिकॉर्डेड काहे देंगे, पैसा दिया है तो सर के हम खड़ा देखना चाहते हैं, सर परेशान हुए नहीं तो हम सीखेंगे क्या? ये वाला थ्योरी लेगा तो नहीं बनेगा, तुमको तो जैसा जो परिस्थिति होगा उस परिस्थिति में उसके अनुसार ढलना हो। अब तुम सोचोगे कि दिए है तो कोई सामान थोड़ा मिलता है, यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, भाव है तो सीख जाओगे, भाव में ऐसा है नहीं सीखो, सीधा सीधा एकदम थ्योरी है, कोई सामान थोड़े। यहाँ तुमको पैसा दे दिया, कितना दे दिया उतना पैसा दूसरा जगह कितना दिन पढ़ा दे, जितना तुमको पैसा दिया उतना 20वां दिन के पास भगा देगा, उतना तो कहीं का शुरू नहीं होता है, जितना तुमको फुल पेड कर दिया तो पैसे का दे दिया। पैसा पढ़ाई में थोड़ा होता है, पढ़ाई तो एक स्वच्छ भाव से तुमको भी रहना होता है और हमको भी रहना होता है, तब जाके सिस्टम चलता है। अब तुम कहेगा कि 6000 दे ले हैं, 8000 दे लेते, 8000 रुपये से कभी होता है, 8000 वाला में 3 कोचिंग खोजो तो समझ में आएगा। और बाकी हाँ कब होगा होने के लिए 5000 में होगा, कब डायरेक्टर नहीं पाएगा टीचर पाएगा तब हो सकता है। इतने संख्या में रहोगे तो खत्म नहीं होगा। हम हर विषय का टीचर डाल दें 3 घंटा ड्यूटी लगा देंगे, 10 घंटा का क्लास लगा, खत्म की चिंता है, वो तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब है क्या कि सब तुम लोग देता है कि आप ही को पढ़ाना है, समझाएंगे पढ़ाइए, ना समझ में आएगा तो रिजेक्शन मारेंगे, एकदम समझ में खूबा, तो उसकी सीमाओं को भी तो समझना होगा, तुम लोग को भी तो दोनों पहलू देखना होगा। अब दोनों पहलू नहीं देखे खाली हंसबो करे मुंह फुलाए, दोनों कैसे होगा? दोनों तो एक साथ नहीं होगा, या तो हंसेगा तो मुंह फुलाना बंद करना होगा, नहीं तो मुंह फुलाएगा तो हंसना होगा, तो दोनों में एक ही सिस्टम चलेगा। अब इसी कारण से अब जो है थोड़ा सिस्टम बदलते हैं तो परेशानी भी होती है तुमको। चलिए खैर, अब ध्यान दीजिए देवपाल के समय हम लोग देखे राजधानी कहां ट्रांसफर है? मुंगेर। इसमें अब सुनिए ध्यान दीजिए, पीटी में भी कई ऐसी परेशान आत्मा बैठा हुआ है, जो परेशान आत्मा है ना वो बस जिस दिन पीटी एग्जाम लेगा, फरवरी बोल रहा है, जनवरी 31 लेगा, तो जिस अनुसार से आएगा उस अनुसार से क्लासेस पढ़ना है, परीक्षा बाद आएगा तो फिर जितना इंटर है ना सब ठीक रहेगा, परीक्षा बाद फिर बैठोगे तो कहेगा कि ना ठीक है सर बोले थे ठीक, ऐसा थोड़ा हम लोग बिहार स्पेशल तो भी परेशान है, बिहार स्पेशल हमारी देखो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ होगा 2 घंटा में भूगोल खत्म, 2 घंटा में इतिहास खत्म, देखो पड़ा हुआ होगा, ऐसा थोड़ा वीडियो नहीं है। और ये भी नहीं है कि 2 घंटा में भूगोल खत्म है तो उससे बाहर आता है,
नहीं कि 2 घंटा में भूगोल खत्म हो गया तो उससे बहुत बाहर का क्वेश्चन पूछे, वो 2 घंटा में भूगोल खत्म है तो लगभग क्वेश्चन कवर है। तो तुम्हारा वो तो जिस तरह का डिमांड होता है अपने आप वो चला जाता है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि वक्त मिल रहा है तो जितनी गहराई से जितना अच्छा से चले उसको चले। अब जहां हमको पैनिक करेगा तो कुछ नहीं करेगा, सारांश भाव तुरंत सुनोगे, खत्म 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 खत्म, जाओ। अब फिर अगला पैसा तो उसे फिर सुनाई देगा, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर देख ही रहो। फिर स्ट्रक्चर हम अकेले थे ना, उसको खींच रहे थे कि कम से कम हो। बोरिंग रोड में कितना हम नहीं भी चाहे तो बोरिंग रोड में कितना हो 16,000 नहीं चाह रहे थे कि लड़कों गरीब वर्ग भी पढ़े, तभी 16 से शुरू हुआ, वो भी ऑफर आता है 25,000 जाएगा। तो जब उस स्ट्रक्चर का फी देगा उसके बाद भी हमारा क्लासेस कम दिल्ली टीचर ही जा रहा है, तो मॉडल तो दिल्ली मॉडल, दिल्ली से टीचर आगे बाहर सिलेबस खत्म का खत्म जल्दी खत्म होगा कि बेचैन रहेगा कि अगला बैच में छूट दीजिए, सही खत्म हो गया हमारा पूरा, एक बार फिर दीजिए बस। ना ये थोड़ा तुम माया मुझे प्रोफेशनल पूरा आदमी बन जाएगा ना, तो थोड़े तुम्हारे लिए कुछ विचार करें, खत्म माने तुम्हारा खत्म, फिर नया बैच फुल पेमेंट 16 माने 16 15 15.5 नहीं हो, खूब गुरनाएगा कुछ आएगा, दूसरा घूमेगा फिर याद आएगा मुझे, ठीक है फिर आएगा 16 देगा, 2-4 महीने गुरनाएगा, कितना दिन गुरनाएगा, 4 महीने गुरना के नहीं देगा, फिर याद आएगा मुझे, ठीक समझते थे, फिर तो दौड़ेगा। तो बात तो सिस्टम है कि जब तुमको है अटैचमेंट के साथ तो तुमको चलना है। अब बाकी कहोगे तो फुल गियर फुल स्लेटर तो खत्म खत्म खाली सुनाई देगा, फिर अगला के लिए तुमको तैयारी करना हो। और अभी जो चल रहा है ना बस हमारे अनुसार से चलते जाओ, हमको इतना बुद्धि है कि परीक्षा जब होगी तो उस समय कहां हमको कैसे क्या करना है वो ऑटोमेटिक सब चीज लगते चला जाए। तो इसीलिए वो ऑटोमेटिक पर चलोगे तो अच्छा रहेगा, अपने अनुसार चलोगे तो तुम्हारे लिए खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो अपना ऑटोमेटिक गियर रहने दीजिए, सही है। अब जरा ध्यान दो, देवपाल ने राजधानी कहां बना दिया, मुंगेर। देवपाल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अगला राजा कौन बन गया, महिपाल। अब देखो यहां पर गैपिंग क्या है, देवपाल चुके हारा है किसे, मिहिर भोज से। इस समय पालों की प्रतिष्ठा घट गई और इस समय पाल डायनेस्टी लगभग डिक्लाइन पर है, गिरने वाला। लेकिन उसी बीच एक व्यक्ति राजा बनता है महिपाल, उसने फिर से पाल को संभाला है। तो एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन है, महिपाल। देखो दोनों अच्छा क्वेश्चन है, पाल का संस्थापक गोपाल, द्वितीय संस्थापक महिपाल। तो द्वितीय संस्थापक आपका महिपाल हो गया। महिपाल के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना, पहली बार ऐसा हुआ है कि दक्षिण भारत का कोई राजा उत्तर हमला किया। देखो अभी तक दक्षिण का कोई राजा उत्तर हमला नहीं किया, पहली बार महिपाल के समय इधर नीचे चोल डायनेस्टी चल रहा है और चोल वंश का राजा राजेंद्र चोल ये पहली बार बिहार पर हमला किया और महिपाल के समय गंगा नदी तक का क्षेत्र जीता। यह अलग बात है कि राजेंद्र चोल ने बिहार के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, केवल वो प्रतीक के लिए जीता कि हम एक विजेता है, और उसने गंगई कोंड की उपाधि धारण किया। क्योंकि दक्षिण में एक फैशन चलता था विजेता को कोंड कहते थे। तो दोनों ही अच्छा क्वेश्चन है, गंगई कोंड की उपाधि कौन लिया, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के हमला के समय बिहार का राजा कौन था, तो कौन था, महिपाल। महिपाल हारा है लेकिन उसका साम्राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये गंगा के क्षेत्र जीतने के बाद उस क्षेत्र को छोड़ के नीचे चला गया और एक सम्मान में इसने अपनी राजधानी को गंगई कोंड चोलपुरम बनाया। ये गंगई कोंड चोलपुरम तमिलनाडु में है, कभी बिहार के क्षेत्र में नहीं रहा, क्योंकि चोलों का क्षेत्र किनारे किनारे ही सब चलता है। और इसीलिए आपसे पूछा जाए गंगई कोंड चोलपुरम राजधानी किसने बनाया, तो राजेंद्र चोल। ये कहां स्थित है, तमिलनाडु में। गंगई कोंड की उपाधि कौन लिया, राजेंद्र चोल। अब ध्यान दीजिए, ये पाल का मेन सिस्टम हो। अब इसमें देखो हम सोचे थे लेकिन फिर बाद में मूड बदल लिया, तो हम सब सोचे हुए थे कि धाए धाए उड़ा देंगे। आज के बार हम पूरे लिख के लाए थे एकदम सेन तक खत्म, समझ रहा ना, हम सोचे हुए थे सेन तक एकदम उड़ा देंगे पूरा, और इसलिए सोचे कि नहीं एकदम पूरा इन लोग का जो है बस खाली पढ़ देंगे गोपाल संस्थापक क्षेत्र मैप तक गायब नक्शा तक से मतलब नहीं ये किया, और बस इसके बाद बस दूसरा धर्मपाल सीधे सीधे करते हुए आपका सीधा सीधा सब काम खत्म। और उसमें ई वाला मॉडल जहां लगाएंगे ना तो एक के दिन में आज निकल जाएगा कौन कौन, पाल, कर्नाट, असेन, अक्कल, एक बार सीधे निकल जाएगा तुर्क, अफगान, मुगल, मेडावल गायब, मॉडर्न में एंट्री। तो ई वाला है फुल गियर फुल स्टेट, लेकिन लास्ट मोमेंट में देखते हैं तो तरस आता है कि इतना हाई स्पीड नहीं चले, ये लोग तो जो है धीरे ही ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे ही चले। तो इसीलिए फिर हम जान रहे थे कि लगाए, लेकिन फिर देखे कि ना शुरू से चलते मानचित्र कुछ समझ लेगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए पाल वंश, नीचे हेडिंग दो पाल वंश, हेडिंग दीजिए पाल वंश, नीचे डैश दीजिए पाल वंश, नीचे डैश लिख दीजिए, लिखिए 8वीं शताब्दी से। इस समय आपको बताया था ना पाल प्रतिहार राजपूत जितने भी वंश चल रहे हैं ना, इस समय राजपूत का शासन शुरू है, राजपूत काल के अंतर्गत। हाँ बिहार में भी समूचा सभी जगह इस समय पूरे इस समय ध्यान दीजिए। आपको मेन ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने डिवाइड किया, बात समझ लो, जैसे ही हमने मध्यकाल लिखा पिछले दिन, तो आपको समझना था पिछले दिन आपको लिखे थे पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल 700 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1198 ईस्वी तक है, और 700 से 1198 में ही पाल प्रतिहार और राजपूत। और इधर बिहार में कौन है, पाल है, कर्नाटक है और सेन है। जब उत्तर मध्यकाल आएंगे तो 1198 से 1757 तक यह उत्तर मध्यकाल। और इसी में आपको ध्यान रखना है 1198 में एक घटना होती है, क्या, बख्तियार खिलजी का बिहार पे आक्रमण। इसीलिए आपको तराइन का युद्ध 1192 में, तो तराइन का युद्ध 92 में है और उसमें गोरी जीतेगा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हेड बनेगा, बख्तियार खिलजी यहाँ पे अटैक करता है यहाँ से। इसीलिए बिहार का एक टर्निंग है, बिहार का डेट है 1198 से लेकर पलासी का युद्ध जब तक आएगा तब तक हम लोग इसी पार्ट में पढ़ेंगे। और यहाँ तक का जो डेट है इसमें 3 पढ़ेंगे, पाल, कर्नाटक और सेन, तो यहाँ तक का पेज में आपको आ जाएगा। तो हाँ बोलिए, अब ध्यान दीजिए, राजपूतों का उदय इतिहास में विवाद का चीज है, कुछ लोग विदेशी कहते हैं, कुछ लोग देशी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा डिबेट समझ रहे हैं। तो इसमें हम लोग डिबेट, हाँ सर्वमान्य यही माना जाता है कि विदेशी शासक के ही यहाँ पर फिर आगे सिस्टम चले, क्योंकि इसके पूर्व में कई विदेशी लोग का आना शुरू था, वो मध्योत्तर से भी आए, गुप्तोत्तर से भी आए, तो माना गया कि उन्हीं में से कुछ डायनेस्टी इधर कंटिन्यू हुए, सर्वमान ज्यादा वही है, कुछ लोग देशी पक्ष है, कुछ लोग मिक्स पक्ष है, बहुत वैरायटी उसमें चलते हैं। तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, पाल का अर्थ क्या होता है, जल्दी बोलो, रक्षक। तो नीचे डैश लिखो, पाल का अर्थ रक्षक होता है। तो शासन की अपने से लिखो, क्या दिमाग लगाता है, मतलब मुंह में डालेगा चबाएगा तुम खाली, तो अपना सब जो है ना स्पून फीडिंग वाला है, मुंह में डालिए चिबाएंगे खाली सर, एक बार चम्मच उठाना कैसे, उठा के डाल अपने से। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शासन के। नीचे डैश लिख दीजिए, पाल का अर्थ रक्षक होता है, नीचे हेडिंग दो गोपाल, नीचे हेडिंग दीजिए गोपाल, गोपाल, नीचे डैश लिख दीजिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, संस्थापक गोपाल था। नीचे डैश लिख दीजिए, गोपाल ने मिथिला, मगध और बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र में, मिथिला, मगध और बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र में अपना शासन प्रारंभ किया।
अपना शासन प्रारंभ किया। नीचे एक मानचित्र बना दीजिए। मानचित्र में आप ड्रॉ करते हैं तो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक टिकाऊ रहेगा। तो इसमें मिथिला का क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र है और ये हल्का बंगाल का क्षेत्र है। इतने क्षेत्रों पर इसका शासन है। यह आपको ध्यान रखना है गोपाल का साम्राज्य। और इस गोपाल के साम्राज्य में इसकी राजधानी कहां है? तो ओदंतपुरी इसकी राजधानी हो जाएगी। ओदंतपुरी। मिथिला क्षेत्र में आपको बताया था कि यहां पर पूरे क्षेत्र कौन कौन आते हैं? चंपारण। फिर बताओ जल्दी से। और चंपारण में पूरा आ गया। फिर बताओ जल्दी से कौन है? यहां पर सीतामढ़ी। सीतामढ़ी भी आएगा। नीचे मुजफ्फरपुर और वैशाली का क्षेत्र, ये मिथिला क्षेत्र का पार्ट है। शिवहर तो एकदम छोटा जिला, तो बेचारा कहीं लटक गया तो रहेगा। शिवहर पे बहुत बड़ा जिला थोड़ा है। तो अब ध्यान दीजिए, मधुबनी का कुछ पार्ट, मधुबनी पूरा नहीं लेकिन ऐसे मधुबनी भी आते हैं जहां मिथिला बोले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें उधर मिथिला जाओगे तो छाई छुई वो अलग बोली रह जाएगा, है ना। तो हाँ, कने जाए छई तई जो है समझ लोगे कि हाँ वो मिथिला क्षेत्र के हो गए। तो अब ये बना लिया सब कोई। नीचे डैश तक लिख दीजिए। गोपाल ने अपनी राजधानी ओदंतपुरी ब्रैकेट में बिहार शरीफ को बनाया। अपनी राजधानी ओदंतपुरी बिहार शरीफ को बनाया। नीचे डैश तक लिख दीजिए। गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार, ओदंतपुरी बोलेंगे ही तो समझना बिहार शरीफ में है। गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ओदंतपुरी बिहार और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। नीचे डैश देखिए। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति श्री ज्ञान थे। पहले कुलपति श्री ज्ञान थे। तो ये हम लोग देखें किनका? गोपाल का। बोलो गोपाल के बाद कौन आएंगे? धर्मपाल। गायपाल धर्म का काम है। धर्मपाल के बाद देवपाल। पहली बार त्रिपक्षीय में कौन भाग लेगा? धर्मपाल। ये भाग नहीं लिया तो नीचे हेडिंग दीजिए धर्मपाल। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए धर्मपाल। पाल वंश का पहला शासक था। पाल वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। नीचे डैश देखिए। धर्मपाल ने कन्नौज में बोलो इंदिरा युद्ध को बैठाया कि चक्रा युद्ध को? किसको बैठाया? चक्रा युद्ध को। धर्मपाल ने कन्नौज में इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध को शासक बनाया और कन्नौज दरबार का आयोजन किया। जिसमें उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया। नीचे स्टार लगा के रास्ते के लिख दीजिए। धर्मपाल ने चंपा ब्रैकेट में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंडरलाइन हो जाएगा। नीचे डैश के लिख दीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान से संबंधित था। जिसके पहले कुलपति ज्ञानपद थे। उसमें पहला कुलपति कौन थे? श्री ज्ञान। इसमें कौन है? ज्ञानपद। पहले कुलपति ज्ञानपद। अच्छा बताओ, नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति सीलभद्र पढ़ाया था ना। नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन थे? सीलभद्र। ओदंतपुरी के श्री ज्ञान और इसमें विक्रमशिला के ज्ञानपद। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए 200 गांव दान दिए। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए देवपाल। धर्मपाल के बाद नीचे हेडिंग देवपाल। नीचे डैश लिख दीजिए। देवपाल ने भी कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देवपाल ने भी कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रारंभ में वह कन्नौज पर विजय प्राप्त किया। परंतु बाद में प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने उसे हराकर
उसे हराकर बिहार के शाहाबाद तक, बिहार के शाहाबाद तक, शाहाबाद जिला, शाहाबाद मैंने क्या हुआ भोजपुर, शाहाबाद तक अपना अधिकार किया, शाहाबाद तक अपना अधिकार किया, अधिकार किया और वहां भोज किला का निर्माण किया, और वहां भोज किला का निर्माण किया, भोज किला का निर्माण किया। बिहार में इस क्षेत्र को भोजपुर कहा गया, बिहार में इस क्षेत्र को भोजपुर कहा गया, भोजपुर कहा गया। नीचे स्टार लगा के रास्ते के लिख दो। देवपाल ने अपनी राजधानी, देवपाल ने अपनी राजधानी, अपनी राजधानी बोलो कहां, कहां से, ओदंतपुरी से मुंगेर स्थानांतरित किया, अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किया। नीचे डैश पे लिख दीजिए। देवपाल के समय, देवपाल के समय सुमात्रा के राजा, सुमात्रा इंडोनेशिया हो गया, सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर, देवपाल के समय सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर, अनुरोध पर एक विहार के देखभाल के लिए, एक विहार के देखभाल के लिए कुछ गांव दान दिए गए, एक विहार के देखभाल के लिए कुछ गांव दान दिए गए। अब आपसे पहले पूछेगा कि बताओ देवपाल के समय सुमात्रा का राजा कौन था, बालपुत्र देव। नीचे एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे डैश पे लिख दीजिए। देवपाल के समय, देवपाल के समय धीमन और बिचपाल के द्वारा, धीमन और बिचपाल, धीमन और बिचपाल के द्वारा पाल कला का विकास हुआ, धीमन और बिचपाल के द्वारा पाल कला का विकास हुआ, धीमन और बिचपाल के द्वारा पाल कला का विकास हुआ। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए महिपाल, महिपाल, महिपाल के बारे में हमने आपको समझाया कि क्या थे, द्वितीय संस्थापक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा के रास्ते के लिख दो। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल था, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल था, द्वितीय संस्थापक महिपाल था। दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाल के संस्थापक गोपाल, द्वितीय संस्थापक महिपाल। द्वितीय शब्द क्यों लगा, क्योंकि देवपाल के बाद हम लोग देखे कि मिहिर भोज ने उसको हराया और पाल का पतन शुरू हुआ, उसको बचाने वाला फिर कौन था, महिपाल। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो। महिपाल के समय, महिपाल के समय चोल राजा, चोल राजा राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल, बोलो राजेंद्र चोल कौन था, राजेंद्र प्रथम की सेकंड की थर्ड, प्रथम, या राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने बिहार पर आक्रमण किया, ने बिहार पर आक्रमण किया और गंगा के क्षेत्र को जीतकर, और गंगा के क्षेत्र को जीतकर गंगई कुंड की उपाधि धारण किया, गंगा के क्षेत्र को जीतकर गंगई कुंड की उपाधि धारण किया, गंगई कुंड की उपाधि धारण किया। नीचे लिख दीजिए रामदेव, 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 उसके बाद रामपाल लास्ट हो जाएगा। रामदेव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चूंकि कारण क्या है, इस समय पाल का क्षेत्र फिर सिकुड़ चुका है। किसके समय सिकुड़ गया, रामदेव के समय नहीं, सिकुड़ा किसके समय, देवपाल के बाद सिकुड़ गया, उसको फिर से उठाया कौन, महिपाल, और महिपाल के बाद फिर रामदेव। ये क्या किया, इस आगे पढ़ोगे इस समय सेन वंश बंगाल में, और सेन का भी अधिकार बिहार में है, और सेन का राजा है बल्लाल सेन, और इसने क्या किया, बल्लाल सेन को हरा करके बिहार का क्षेत्र पूरा कब्जा कर लिया, यानी मिथिला से फिर से फैल गया कहां, पूरे बिहार। और लास्ट अब इसी समय आक्रमण होगा किसका, बख्तियार खिलजी का, और बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ये भी कंप्लीट खत्म होगा। बख्तियार खिलजी के समय निचला क्षेत्र डिस्टर्ब होगा, तो ऊपर में कौन सा वंश स्थापित होगा, कर्नाट, और इस साइड तो पहले से ही कौन है, सेन। ध्यान दीजिए, बख्तियार खिलजी जब आएगा तो ये क्षेत्र पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और यही मिथिला का जो क्षेत्र है यहाँ कर्नाट वंश स्थापित होगा। कर्नाट एक लोकल डायनेस्टी है, लोकल वंश है, जो मिथिला और नेपाल के क्षेत्र में तिरहुत प्रमंडल जो देख रहे हो वो मेन किनका मेन है, कर्नाट डायनेस्टी का है। इसी वंश में वहां पर नई भाषा डेवलप करेगी जिसका नाम मिथिला। उसके पहले मिथिला करके कोई लैंग्वेज नहीं है। यहीं से नालंदा विश्वविद्यालय से विद्वानों का समूह जाएगा तो कर्नाट का स्थापना हो जाएगा। तो पहले लिख दीजिए रामदेव, डैश लिख दीजिए रामदेव पाल के समय, रामदेव पाल के समय, रामदेव पाल के समय, रामदेव पाल के समय पाल, पाल वंश का साम्राज्य, पाल वंश का साम्राज्य मिथिला से पूर्वी बिहार तक विस्तृत हुआ, मिथिला से पूर्वी बिहार तक विस्तृत हुआ, पूर्वी बिहार तक विस्तृत हुआ। लिख दीजिए सेन राजा बल्लाल सेन को हराकर, नीचे भी लिख दो या उसी में भी कर सकते हो, सेन राजा बल्लाल सेन को हराकर, सेन राजा बल्लाल सेन को हराकर पूर्वी बिहार का क्षेत्र अधिकार किया, पूर्वी बिहार का क्षेत्र अधिकार किया, पूर्वी बिहार का क्षेत्र अधिकार किया। नीचे लिख दीजिए रामपाल, रामपाल, और रामपाल के समय ही डेट बताओ 1198। आपको हमने टर्निंग पॉइंट बताया है कि बिहार के संदर्भ में टर्निंग पॉइंट का डेट कौन है, 98। क्यों, इस समय पहली बार बिहार में मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। क्वेश्चन आएगा बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमण कौन किया, बख्तियार खिलजी। बिहार पर पहला तुर्क आक्रमण कौन किया, बख्तियार खिलजी, वही तुर्क है। और 1198 में जब उसका आक्रमण हुआ तो इससे पाल डायनेस्टी को काफी नुकसान हुआ, समाप्त की ओर हो गए। और इसी के बाद ऊपर में डायनेस्टी कौन डेवलप है, कर्नाट। तो कर्नाट डायनेस्टी डेवलप है, विद्वानों के समूह वहां जाकर के और डेवलपमेंट वहां करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए रामपाल, नीचे लिखो
1198 में इसके समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, जिससे पाल साम्राज्य समाप्त हुए। और देखो बख्तियार खिलजी शुरू में स्टॉपेज कहां रखा, वही बिहार शरीफ में। इनकी राजधानी पहले रही, तो बिहार शरीफ पर मुंगेर का हिस्सा में रहा कौन रहा है? बख्तियार खिलजी। और वही बिहार शरीफ में बड़ा यूनिवर्सिटी था, नालंदा विश्वविद्यालय। पहले सोचा कि पहले इसी को जला उला के सही करते हैं, जा रहा है वहां इस्लाम धर्म होना चाहिए। ये बौद्ध धर्म के पढ़ने में लोग पागल क्यों? और ये पागल तभी खत्म होगा जब सब किताब जला उला के हम तोड़ देंगे, लोग पगलाते रहे। और इसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में उसने पूरे आग लगा दिए, उसकी लपट वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय सुलगता रहा। तो ये बख्तियार खिलजी की कहानी हम लोग देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट दो बात, बहुत महत्वपूर्ण बात सुनेंगे। इसमें आपके लिए पहला तो यह समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए दो क्षेत्र रहा। एक क्षेत्र का नाम आपने खुद देखा, कौन सा बेल्ट है? मिथिला। और दूसरा नंबर क्षेत्र इनका कौन है? मगध। मिथिला मगध इनका मेन क्षेत्र। इसमें पाल क्या करते थे? राज्य को इन लोग भुक्ति कहते थे। भुक्ति, पाल डायनेस्टी में राज्यों का, प्रांतों का नाम क्या था? भुक्ति। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पाल डायनेस्टी में मिथिला क्षेत्र का नाम कौन भुक्ति था? तो इसका नाम तीर भुक्ति था, वही धीरे धीरे तीर हुत हो गया। बात ध्यान दो, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ पाल डायनेस्टी में तीर भुक्ति का अर्थ, तो समझ लोगे मिथिला क्षेत्र। और इससे भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मगध के लिए नाम क्या मिला होगा? मगध चॉइस देता तो मार दोगे, मारेगा ना? अच्छा चॉइस देख लेते हैं, ध्यान दें। चॉइस में आपको दे रहे हैं कि बताओ पाल डायनेस्टी में मगध का नाम होगा। अब चॉइस ए मगध भुक्ति, चॉइस बी आपको दिया हुआ है बंगाल भुक्ति, चॉइस सी आपको दिया हुआ है मान लो श्रीनगर भुक्ति, और चॉइस डी में एक दे रहे हैं दक्षिण भुक्ति। बोलो मगध क्षेत्र का नाम कौन भुक्ति होगा? कौन भुक्ति? हाँ तो गेस तुम लोग अच्छा कर लेता है। तो नालायक आंसर श्रीनगर भुक्ति है, इसीलिए पूछता है। बात समझ रहे? लड़कन को तो बड़ा खुशी रहता है कि मगध मार दे, ये तो सोचता भी नहीं श्रीनगर तो बहुत ऊपर है। अरे वो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का नाम बाद में श्रीनगर है। इस समय पाल के समय मगध का नाम हमारा कौन भुक्ति है? श्रीनगर भुक्ति है। ये दोनों भुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट उनका रहा, उसको लिख देंगे। तब पाल के बाद कर्नाटक। बोलिए। हाँ पाल वंश के जो भी शासक है कौन वंश के धर्म के समर्थक है? बौद्ध धर्म। हाँ बौद्ध अपना बौद्ध धर्म के समर्थक है, बौद्ध ही सभी है, वो हिंदू धर्म के नहीं है। पाल वंश नीचे डैश लिख लीजिए, अस्तार में आगे लिखिए पाल वंश में प्रांत को भुक्ति कहा गया। पाल वंश में प्रांत को भुक्ति कहा गया। पाल वंश में प्रांत को भुक्ति कहा गया। नीचे डैश लिख लीजिए, मिथिला प्रांत का नाम तीर भुक्ति, मिथिला प्रांत का नाम तीर भुक्ति, और मगध प्रांत का नाम श्रीनगर भुक्ति था। मगध प्रांत का नाम श्रीनगर भुक्ति था। चलिए नीचे हेडिंग दो, कर्नाटक वंश। कर्नाटक खत्म ही करते हैं, कर्नाटक हो जाएगा तो अगला दिन खाली सेन और बख्तियार खिलजी की कहानी, अगला दिन सेन और तुर्क आपका पूरा निकल जाएगा। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, कर्नाटक वंश। में हाँ सिर्फ किताब ही है बस, तो और पेज उतना टाइम नहीं, एक बार जलाएगा तो ना रे, जल रहा है, धुआं हो रहा है, तो तुमको क्या लग रहा है कि तुरंत जल जाएगा? अरे पेज फाड़ के दोगे तब ना तुरंत जलेगा। तो तुम बैठ के फाड़ के और सोच रहा है पूरा लाइब्रेरी में किताब है और उसमें आग लगा हुआ, अब धीरे धीरे सुलग रहा है, तो तुमको लगता है कि दिन में खत्म हो जाएगा, तब परेशान हो जाता है। तुम लोग अपना एल्टीना उन्हें बख्तियार खिलजी की किताब जलाने में लगा रहा है कि कितना जल्दी जल जाना चाहिए। चलो ध्यान दीजिए, वो इसको बोल दिया कि वर्षों सुलगता रहा था, पन्ना ना होगा, तो वर्षों कैसे सुलगेगा? तो अरे किताब रखाएगा किस पर? लकड़ी के रैक पर। और उस समय जब आग लग गई तो ये नहीं है कि एक ही रूम है कि लग के खत्म हो, एक से दूसरा सुलगा हुआ है, सब लोग भागा हुआ है, बुझाने वाला कोई नहीं है। तो कहने का सेंस है कि एक साल बाद भी कोई गया तो देख रहा है कि चिंगारी है एक आग, तो कह रहा है कि वर्षों तक सुलग रहा। प्रतीकात्मक अर्थ भी समझोगे ना उसका। तो प्रतीकात्मक, कहीं किसी का आग जला 8 घंटा बाद हो गया तो देख रहा कोना में कोई चिंगारी का अभी आ गया, देखो वहां पर है, इसका मैंने कहा जल ही रहा था। कहने का सेंस भी तो होगा। नीचे अब जरा ध्यान दीजिए सब लोग, कर्नाटक वंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग समझेंगे। कर्नाटक डायनेस्टी कहां होगा, ये तो आपको दिमाग में सेट हो गया कि कर्नाटक वंश कहां पे आपका होगा। तो ये मिथिला और नेपाल क्षेत्र जो देख रहे हो, यहीं पे कर्नाटक वंश की स्थापना हुई। और कर्नाटक वंश की स्थापना का मेन कारण बख्तियार खिलजी का आक्रमण। यहां से जो विद्वान लोग की भी समूह है, वो सभी समूह इसी क्षेत्र में आ गए, कारण बख्तियार खिलजी का आक्रमण यहां से कहां पर गया? आगे। अब ध्यान दीजिए, इसके संस्थापक का नाम है नन्यदेव। आपसे क्वेश्चन आएगा कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन है? नन्यदेव। नन्यदेव ने कर्नाटक वंश स्थापित किया किस प्रांत में? श्रीनगर भुक्ति में कि तीर भुक्ति? तो तीर भुक्ति और नेपाल के क्षेत्र को मिलाकर के नन्यदेव ने कर्नाटक डायनेस्टी शुरू किया। इसकी राजधानी नेपाल का एक जगह है सिमरावगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक वंश की राजधानी बिहार में नहीं है, राजधानी कहां है? नेपाल में। और नेपाल में जगह का नाम क्या है? सिमरावगढ़। ये कहां स्थित है? नेपाल। और ये नन्यदेव का जो शासनकाल है, ये कहा जाता है कि मिथिला का भाषा जो है, इन्हीं के समय मिथिला भाषा का जन्म हुआ, इसीलिए मिथिला क्षेत्र में इनके शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है। पूछा जाएगा कि मिथिला के स्वर्णकाल किसके शासन को मानते हैं? नन्यदेव को, क्योंकि नन्यदेव के समय इस क्षेत्र में एक नई भाषा जनरेट हुई और उस भाषा का नाम क्या है? मिथिला। तो अब ध्यान दीजिए फिर से, कर्नाटक वंश का क्षेत्र क्या है? तीर भुक्ति और नेपाल। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन है? नन्यदेव। कर्नाटक वंश की राजधानी कहां है? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ कहां है? नेपाल में। इसमें मेन नन्यदेव के समय एक भाषा जनरेट हुआ, कौन? मैथिली भाषा। और इसीलिए मिथिला क्षेत्र में इनका शासनकाल क्या माना गया? स्वर्णकाल माना गया। अब ध्यान दीजिए, नन्यदेव कभी समय रहे और फिर इसी समय, ऐसा नहीं कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण खत्म, बख्तियार खिलजी 1198 में आया है, उसके पहले ही से लोग भागना शुरू कर दिए, क्योंकि 92 के बाद ही एक हड़कंप मचा हुआ। बख्तियार खिलजी क्यों जीत गया? कारण था माहौल बना हुआ था, डर बना हुआ है। अब सोचो 1192 में ही मोहम्मद गोरी जीता, उसके पहले गजनवी जीत रहा था, तो लोग मन में बैठा लिए कि लोग आ गया तो हारना। गजनवी भी 1000 से ही 1025 तक आक्रमण कर रहा है, हर बार जीता, गोरी भी जीत गया। और सोचो कि बख्तियार खिलजी कोई राजा भी नहीं, सिर्फ सेनापति, और सेना लेकर ट्राई करने चला है कि देखे क्या होता है, और डर से सब राजे फरार हो रहे हैं। वो आ रहा है तो जरूर पीछे बहुत सेना होगा, खाली दिखाने के लिए, लड़ोगे तो मारे जाओगे, बच जाओ, भाग जाओ, ज्यादा अच्छा है।
और इसी क्रम में यहां हड़कंप इसके पहले ही ले चुका है। और उसी समय पाल कमजोर जब पड़ने लगे तो यहां कर्नाट डायनेस्टी और इस साइड में सेन डायनेस्टी दोनों जनरेट है। ये पाल केवल निचले केंद्र में ही सिर्फ केंद्रित। अब यहां से नन्हे देव के बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक राजा है नरसिंह देव, और इसी समय नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी कर्नाट डायनेस्टी पर भी आक्रमण करने चल दी, क्योंकि रह रहा था कहां, नालंदा में। बख्तियार खिलजी का स्टॉपेज कहां है, नालंदा। वही बिहार शरीफ में वो अपना मिजाज से पड़ा हुआ, फिर उसको लग रहा कि बिहार शरीफ कितना दे रहा है, थोड़ा ट्राई कर ले। और इस समय कर्नाट वंश के राजा कौन है, नरसिंह देव। अब ये क्या किए, 1202 में नरसिंह देव देखा कि इससे लड़ने का मतलब बर्बादी, तो इसने क्या किया, बड़ा ध्यान दिया और बख्तियार खिलजी से ही मिल गया कि आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं, जो चाहिए इसी ले लीजिए, आपको हम गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, शासन करना है तो बोलिए क्षेत्र छोड़ देते हैं, जो कही, और आपको हम मदद करते हैं। आगे सेन वंश है, उसके पास बहुत है और उसकी राजधानी लखनौती है, आप अगर वहां जाते हैं तो आपको बहुत मेन खजाना मिलेगा। बख्तियार खिलजी मान गया कि तो चलो ठीक ही कह रहा है, हमको इतना इतना राशि दो, और इसने नरसिंह देव ने बिना आक्रमण के बख्तियार खिलजी को ही कुछ उपहार दे दिया। बख्तियार खिलजी कर्नाट वंश पे हमला की जगह लखनौती के लिए आगे बढ़ गए। तो देखिए इस समझदारी किया तो ये कंटिन्यू है, और यहाँ लखनौती में राजा पढ़ोगे, आगे सेन में लक्ष्मण सेन है। वो जैसे ही सुने बख्तियार खिलजी आया है, कुछ ही सेना लेके आया था। लक्ष्मण सेन सबसे प्रतापी राजा है, उसके दरबार में बहुत बड़ा कवि है जयदेव, पुस्तक है गीत गोविंद, नाम सुने होंगे तुम लोग, तो बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा राजा है। वो अगर भिड़ जाता तो एकदम आराम से जीत जाता, लेकिन जब सुना कि लखनौती आ रहा है तो डर से लखनौती छोड़ के भाग। अब सोच लीजिए, तो बंगाल भी आसानी से बख्तियार खिलजी जीत लेगा, और बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल जीतने के बाद भी शांत रहता तो राजा रहता, कहा कि अब असम भी जीतेंगे। असम हो गया तो कहा कि तब तिब्बत चीन भी ट्राई कर लेते हैं। धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएगी कि बख्तियार खिलजी की कहानी आगे पढ़ोगे कि बेचारा लोभ के कारण उसकी हत्या हो जाएगी। बख्तियार खिलजी अपने नहीं मरेगा, उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि सेना लोग भी तबाह रहेगा कि जिंदा रहेगा तो हम लोग को तंग कर देगा। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार बख्तियार खिलजी का क्या हाल होगा। तो अब बताइए, पहला नंबर नाम कौन था, नन्हे देव। दूसरा नंबर नरसिंह देव। नरसिंह देव के समय कर्नाट वंश पर आक्रमण किसका होना था, बख्तियार खिलजी का। हुआ नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, उपहार दे दिया और आगे बढ़ गया किधर की ओर, लखनौती। लखनौती किसकी राजधानी है, सेन की राजधानी है। तब हम लोग नेक्स्ट देखें, अगला नंबर है हरि सिंह देव, और हरि सिंह देव इनके मेन अंतिम शासक है। कारण हरि सिंह देव के समय ही इसी जगह पे गयासुद्दीन तुगलक का 1324 में आक्रमण हुआ, और आपको हमने बताया कि गयासुद्दीन तुगलक एकदम फुल डिटरमाइंड था कि मिथिला क्षेत्र मुझे चाहिए, और इसी कारण से गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण में हरि सिंह देव खुद नेपाल भाग गए। लड़ा नहीं, देखा बहुत भारी सेना आ रही है इधर, तो खुद नेपाल भाग गया, और गयासुद्दीन तुगलक इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके यही अपना टकसाल स्थापित किया, और यही जो तीर भुक्ति चला रहा था उसका नाम तिरहुत कर दिया। तो देखिए तिरहुत प्रमंडल जो तुम नाम सुन रहे हो, ये तिरहुत नाम किसके समय है, गयासुद्दीन तुगलक। बाकी कर्नाट के समय नाम है तीर भुक्ति। तो बस तीन ही राजा इसमें मेन ध्यान रखना है। तो हम समझते हैं तीनों राजा आपको एकदम याद हो गया होगा। पहला नंबर नन्हे देव, दूसरा नंबर नरसिंह देव, और तीसरा नंबर हरि सिंह देव। तो इन तीन की कहानी एक बार फास्ट सुन लो तो क्लियर। नन्हे देव, नरसिंह देव, हरि सिंह देव। नन्हे देव के बारे में आप देखें कि यह कर्नाट वंश के संस्थापक है। इसका क्षेत्र तीर भुक्ति क्षेत्र और नेपाल क्षेत्र है। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ कहां है, नेपाल स्थित है। यह मिथिला क्षेत्र के इसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहते हैं। इसी के समय मैथिली भाषा उदय हुआ था। तो क्या नन्हे देव नहीं क्लियर हो गया। नरसिंह देव बहुत इंपॉर्टेंट, इसके समय बख्तियार खिलजी का एक तीर भुक्ति क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, परंतु नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को उपहार देकर आक्रमण को टाल दिया और बख्तियार खिलजी को लखनौती की ओर प्रस्थान कर दिया। और हरि सिंह देव इसका अंतिम शासक है। इसी के समय किसका आक्रमण है, गयासुद्दीन तुगलक का। और हरि सिंह देव कहां भाग गया, नेपाल, और इसका मिथिला क्षेत्र गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में मिलाया और यहां टकसाल की स्थापना किया। तो क्या गयासुद्दीन तुगलक पूरे बिहार है, नहीं, सिर्फ एक कर्नाट डायनेस्टी हुआ। बाकी इस साइड में पैरेलल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चल रहा है। इस समय अभी कौन चलेगा, सेन खत्म है, क्योंकि सेन के बाद तो तुम खुद देख रहे हो कि सेन भाग गया, तो यहां पर कौन था, बख्तियार खिलजी, और खिलजी के बाद में तुगलक आएगा, तो उधर सेन भी कंप्लीट खत्म। तब उसकी कहानी आप मेन देखोगे। तो तीनों ही बताओ राजा क्लियर है ना सबका, तीन तीन राजा मेन, तीनों में ध्यान रखना था, इसलिए कहा कि एकदम छोटा पार्ट। पाल में तीन राजा, गोपाल, बोलो, धर्मपाल, देवपाल, ये तीन इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी द्वितीय संस्थापक में महिपाल याद है। तो अच्छा है, बताओ कर्नाटक में तीन राजा, नन्हे देव, नरसिंह देव, हरि सिंह देव। फिर इसी तरह सेन में भी तीन राजा, बस इतना ही से इधर का पेज निकल जाता है। तो जल्दी फटाफट लिख दीजिए, कर्नाट वंश नीचे लिख दीजिए, लिखे कर्नाट वंश नीचे लिखो। कर्नाट वंश का साम्राज्य, कर्नाट वंश का साम्राज्य मिथिला क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र और दक्षिणी नेपाल का क्षेत्र रहा, और दक्षिणी नेपाल के क्षेत्र में स्थापित हुआ, दक्षिणी नेपाल के क्षेत्र में स्थापित हुआ। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, नन्हे देव, स्टार लगा देना, नन्हे देव इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। नन्हे देव, नन्हे देव नीचे डैश लिख दो। कर्नाट वंश के संस्थापक नन्हे देव थे, कर्नाट वंश के संस्थापक नन्हे देव थे, कर्नाट वंश के संस्थापक नन्हे देव थे। नीचे डैश देखिए, नन्हे देव के साम्राज्य में, नन्हे देव के साम्राज्य में तीर भुक्ति, तीर भुक्ति और नेपाल का कुछ क्षेत्र शामिल था, और नेपाल का कुछ क्षेत्र शामिल था, कुछ क्षेत्र शामिल था। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ ब्रैकेट में नेपाल था, कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ ब्रैकेट में नेपाल था, सिमरावगढ़ ब्रैकेट में नेपाल था। नीचे डैश देखिए, नन्हे देव के समय मैथिली भाषा का उदय हुआ, नन्हे देव के समय मैथिली भाषा का उदय हुआ, मैथिली भाषा का उदय हुआ। नीचे डैश लिख दीजिए, नन्हे देव का शासनकाल, नन्हे देव का शासनकाल मिथिला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, नन्हे देव का शासनकाल मिथिला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, मिथिला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। चलिए नीचे लिख दीजिए हेडिंग, नरसिंह देव,
नरसिंह देव, नीचे डैश करके लिखिए नरसिंह देव के समय, नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी का तीर भुक्ति क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, बख्तियार खिलजी का तीर भुक्ति क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, तीर भुक्ति क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, नीचे डैश देखिए नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को उपहार देकर, बख्तियार खिलजी को उपहार देकर, बख्तियार खिलजी को उपहार देकर अपने क्षेत्र पर आक्रमण का खतरा टाल दिया, अपने क्षेत्र पर आक्रमण का खतरा टाल दिया, अपने क्षेत्र पर आक्रमण का खतरा टाल दिया, जिससे बख्तियार खिलजी लखनौती पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा, लखनौती पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा, लखनौती पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए हरि सिंह देव, स्टार लगा दोगे, दोनों नन्हे देव और हरि सिंह देव दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक और अंत पूछा जाएगा। नीचे हेडिंग दे दीजिए हरि सिंह देव, हरि सिंह देव, नीचे डैश लिख दीजिए कर्नाटक वंश का अंतिम शासक, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था, हरि सिंह देव था। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए 1324 ईस्वी में, 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने तीर भुक्ति क्षेत्र पर आक्रमण किया, तीर भुक्ति क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसमें हरि सिंह देव नेपाल भाग गए, जिसमें हरि सिंह देव नेपाल भाग गए, हरि सिंह देव नेपाल भाग गए। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए, डैश देखिए हरि सिंह देव के क्षेत्र पर गयासुद्दीन तुगलक ने अधिकार किया, इसे तुगलक साम्राज्य में मिलाया, अधिकार किया, इसे तुगलक साम्राज्य में मिलाया, तुगलक साम्राज्य में मिलाया, तुगलक साम्राज्य में मिलाया और वहां अपना टकसाल स्थापित किया, और वहां अपना टकसाल स्थापित किया, वहां अपना टकसाल स्थापित किया, टकसाल स्थापित किया। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए सेन वंश। हम लोग देखे पाल, कर्नाट और फिर कौन हो गया सेन, तो इधर का पूर्व वाला कंप्लीट, फिर हम लोग उत्तर वाला चलेंगे। तो अब सुन लो सेन वंश बख्तियार खिलजी का पूरा आक्रमण, ये पूरा एक साथ हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। तो सेन और तुर्क, बख्तियार के साथ साथ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, पूरे में हम लोग का जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग को नेक्स्ट क्लास में चलेगा। अब हम लोग अभी ज्योग्राफी की ओर चलेंगे, तो सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए।